नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीकर क्लासेज में हम जो है कॉलेज एजुकेशन में जो पुस्तकालय अध्यक्ष की तैयारी के लिए जो क्लासेज चला रहे थे, उसी के प्रोसीजर में जो हमने पीछे की क्लासों में हमने चला रखा था, वो वर्गीकरण के बारे में आपको जो है जानकारी दी गई थी। इस क्लास के अंदर जो है वर्गीकरण का ही एक चरण है, आपका प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अक्सर क्या होता है कि छात्रों को ये जो पार्ट है, प्रायोगिक वर्गीकरण का पार्ट है, ये काफी कठिन लगता है और कठिन है भी, क्योंकि ये सारा का सारा प्रैक्टिकल रूप में है और प्रैक्टिकल रूप में होने के कारण जो है छात्रों को इसमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि अपने यहाँ जो अधिकतर विद्यार्थी आते हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा के ज्यादा छात्र होते हैं। रेगुलर के बहुत कम या नाम मात्र के छात्र जो है अपने जो है यहाँ मास्टर डिग्री करते हैं पुस्तकालय विज्ञान में, इसलिए उनके सामने कई बार ये समस्याएं आ जाती हैं मात्र 15 दिन या 20 दिन की ट्रेनिंग किए हुए बालकों को कि ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये समझ में नहीं आता और इस पार्ट के बिना उनको जो है वर्गीकरण कभी भी समझ में नहीं आता। और वर्गीकरण जो है वो मुख्य पार्ट है आपका, चाहे वो वर्गीकरण आपका अकॉर्डिंग टू डीडीसी हो या अकॉर्डिंग टू सीसी हो या अकॉर्डिंग टू यूडीसी हो या कोई अन्य वर्गीकरण पद्धति में किया गया हो। जैसा कि आपके सिलेबस में आपके 3 वर्गीकरण पद्धतियां हैं। एक वर्गीकरण पद्धति आपकी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है जो 1905 में आई थी। एक वर्गीकरण पद्धति आपकी कॉलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति है जो 1933 में आई थी और एक वर्गीकरण पद्धति डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति है जिसको दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है और ये पद्धति 1876 में मेल्विन डेवी के द्वारा दी गई थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टेप ऑफ प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन की स्टेप्स क्या हैं, कैसे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन किया जाए, इसके बारे में जो है हम आज की क्लास में अपन जो चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए, जहां तक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का प्रश्न है कि भाई क्यों किया जाए प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, तो वर्गीकरण में क्या होता है, जैसे कि पीछे की क्लास में बताया था कि वर्गीकरण में किसी भी प्राकृतिक विषय का कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया जाता है। बोले तो विशिष्ट विषय का कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया जाता है और उसे जो है अंकन या नोटेशन प्रदान किया जाता है, ठीक है। और अंकन और नोटेशन प्रदान करने के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन कहते हैं कि ये जो कार्य है किसमें, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में 9 चरणों में पूर्ण किया जाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के अनुसार ये कार्य 9 चरणों में पूर्ण किया जाता है और जब तक एक चरण पूरा ना हो, जब तक एक चरण का कार्य पूर्ण ना हो, तब तक दूसरे चरण का कार्य कभी भी शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर वर्गीकरण को जानना है तो आपको प्रायोगिक वर्गीकरण के चरणों को भी जानना बहुत जरूरी है। और प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण कहाँ होते हैं, तो यहाँ जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं वो प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण में मूल रूप से एक पुस्तक या एक पाठ्य सामग्री को आधार बना के हम अध्ययन करेंगे। और पुस्तक और पाठ्य सामग्री को अध्ययन करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक पुस्तक के कितने भाग होते हैं, पुस्तक होती क्या है, पुस्तक किसको कहा जाता है, पुस्तक के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन से उसमें यूनिट है और किस यूनिट का वर्गीकरण पद्धति में प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जो है प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण में जो है हम चलने से पहले हम चलते हैं किस में, हम चलते हैं एक पुस्तक के बारे में आपको सामान्य जानकारी देते हैं। तो एक पुस्तक के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसका अध्ययन जो है हम पहले करते हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिएगा कि किस तरह से जो है एक पुस्तक के विभिन्न भाग होते हैं या एक जो है पुस्तक के विभिन्न पार्ट होते हैं, उनके बारे में जो है हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पुस्तक के 2 प्रकार के भाग होते हैं, पुस्तक के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है आपका आंतरिक भाग, पुस्तक का एक होता है आंतरिक भाग और एक होता है पुस्तक का बाह्य भाग। 2 भाग पुस्तक के होते हैं।
आंतरिक भाग में पुस्तक के अंदर की जो जानकारी है उसको शामिल किया जाता है, और पुस्तक का जो बाह्य भाग है उसमें पुस्तक की बाह्य जानकारी को शामिल किया जाता है। तो एक पुस्तक के हम बाह्य भागों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पुस्तक के बाह्य भाग में सबसे पहला जो भाग है वो जैकेट या रेपर का होता है। जैकेट या रेपर का पहला भाग होता है, अर्थात जैकेट या रेपर होता क्या है इसको देखिएगा। तो जैकेट या रेपर पुस्तक की जिल्द के ऊपर एक कवर होता है। जो पुस्तक होती है पुस्तक की जिल्द के ऊपर, किसके ऊपर भाई? पुस्तक की जिल्द के ऊपर, जिल्द के ऊपर एक कवर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पुस्तक है उस पे कोई टफ कवर चढ़ा है, गत्ते का कवर चढ़ा है, तो उसके ऊपर एक पतला सा कागज का बिल्कुल गत्ते जैसा ही आकार रंग लिए हुए एक कागज चढ़ा हुआ होता है। उसे जो है हम क्या कहते हैं? जैकेट या रेपर कहते हैं। तो जैकेट या रेपर क्या होता है? पुस्तक के जो गत्ता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, उसको अलग भी किया जा सकता है, तो उसे जो है हम जैकेट कह सकते हैं। इसमें जो है पुस्तक की आख्या हो सकती है, ठीक है ना? पुस्तक की आख्या इसमें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? पुस्तक की आख्या हो सकती है। आख्या बोले तो टाइटल, पुस्तक का लेखक हो सकता है, पुस्तक का लेखक हो सकता है, और पुस्तक का शीर्षक हो सकता है। तो देखिएगा जैकेट क्या हुआ कि जो पुस्तक है और जिसकी जिल्दबंदी की गई है गत्ते की, गत्ते के ऊपर एक कागज का पतला सा पूरा होता है, उस पे वही चित्र होते हैं जो उसके जिल्द पे होते हैं, और उसको अलग किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं जैकेट या रेपर। और ये पुस्तक की जिल्द के ऊपर का कवर होता है। इसमें आख्या का विवरण हो सकता है, और लेखक का विवरण हो सकता है, शीर्षक का विवरण हो सकता है, प्रकाशन वर्ष भी इसके अंदर हो सकता है भाई, प्रकाशन वर्ष भी हो सकता है, प्रकाशन वर्ष भी हो सकता है, और लेखक की संक्षिप्त जानकारी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना? और ये जो विवरण है वो कई बार सूचीकरण और वर्गीकरण दोनों में सहायक होता है, दोनों में जो है मदद करता है। तो ये था आपका जैकेट। और कौन सा भाग है? पुस्तक का ये बाह्य भाग है भाई, पुस्तक का बाह्य भाग है। नेक्स्ट देखिएगा, जैकेट को आपने समझा, फिर आता है आवरण या कवर। आवरण या कवर, आवरण या कवर किस काम आता है? तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए, पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए आवरण या जैकेट काम आता है। पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए आवरण या जैकेट जो है काम आता है। ये कार्ड या पेपर कार्ड या गत्ते का या कपड़े का या चमड़े का या बकरम का या प्लास्टिक का आदि का जो है हो सकता है। तो आवरण किसका हो सकता है? आपने देखा ये किसका था? ये कागज का था। और ये किसका हो सकता है? आपका आवरण या कवर ये गत्ते का हो सकता है, ये आपका जो है पेपर बोर्ड का हो सकता है, ये आपका कपड़े का हो सकता है, ये आपका कागज का हो सकता है, ये आपका चमड़े का हो सकता है, ये आपका बकरम का हो सकता है, या बुकरम का हो सकता है। और ये आवरण भी पुस्तक का कौन सा भाग है? ये आवरण भी पुस्तक का बाह्य भाग है या बाहरी भाग है। इसके अलावा एक होती है स्पाइन या रीढ़। स्पाइन या रीढ़ को कहते हैं जो पुस्तक के साइड में जो होता है उसको, जैसे रीढ़ होती है अपनी रीढ़ की हड्डी, उसी प्रकार ये होता है स्पाइन। और स्पाइन को क्या कह सकते हैं? एक बैकबोन के रूप में कह सकते हैं। देखिएगा जैसे ये है, तो ये आपका जो है क्या है? इसका स्पाइन है, इसका स्पाइन है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको रीढ़ या स्पाइन कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा स्पाइन है वो पुस्तक के आवरण के दोनों तरफ होता है, यानी दोनों गत्ते हैं उसको क्या करते हैं? बांधे हुए रखते हैं और एक साथ उनको जोड़ा हुआ रहता है। और उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पुस्तक या लेखक का नाम हो सकता है, या तो पुस्तक का नाम हो सकता है, पुस्तक का नाम, और या हो सकता है आपका लेखक का नाम, और दोनों भी हो सकते हैं। पुस्तक का नाम भी हो सकता है,
लेखक का नाम भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पुस्तक के जो बाह्य भाग हैं वो कितने हैं? 3 हैं। एक जैकेट है जो गत्ते के ऊपर का आवरण होता है और इसके अंदर जो विवरण होता है वो किसका होता है? इसमें लेखक हो सकता है, आख्या हो सकता है, प्रकाशन वर्ष हो सकता है और लेखक का संक्षिप्त विवरण भी हो सकता है। दूसरा जो है वो है आपका आवरण। आवरण जो है वो गत्ते का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, चमड़े का हो सकता है, बकरम का हो सकता है, बुकरम का हो सकता है, ठीक है ना। और ये पुस्तक को क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और तीसरा होता है रेडियस स्पाइन। इसमें पुस्तक का नाम होता है, पुस्तक का नाम होता है या फिर लेखक का नाम इसके अंदर हो सकता है और कईयों में इसके प्रकाशन वर्ष भी भाई दिया हुआ होता है। तो पुस्तक की अगर आपसे पूछा जाए कि पुस्तक के जो बाह्य भाग है वो कितने हैं, तो बाह्य भाग 3 हैं। एक है जैकेट, एक आपका आवरण, एक आपकी रीड। ये 3 जो है वो क्या है? पुस्तक के बाह्य भाग हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पुस्तक के जो है वो 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है बाह्य और एक भाग होता है आंतरिक। तो हमने बाह्य भाग का अध्ययन किया और बाह्य भाग थे रेपर, कवर और स्पाइन। अब पढ़ते हैं हम पुस्तक के आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में देखिएगा पुस्तक के जो आंतरिक भाग होते हैं उनकी देखते हैं कि कौन कौन से आंतरिक भाग एक पुस्तक के हो सकते हैं। तो पुस्तक के आंतरिक भागों की यदि बात की जाए तो पुस्तक के जो सबसे पहले होता है वो होता है आपका संक्षिप्त मुख पृष्ठ। संक्षिप्त मुख पृष्ठ इसे कहते हैं हाफ टाइटल पेज। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए हाफ टाइटल पेज या संक्षिप्त मुख पृष्ठ पुस्तक का कौन सा भाग है, तो ध्यान रखना पुस्तक के 2 भाग, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक भागों में बात की जाए तो आपका क्या था? कवर पृष्ठ, आंतरिक जो भाग था पुस्तक का उसके अंदर आपके पास क्या था कि आंतरिक भाग में जो बाह्य भाग था उसमें बाह्य भाग था उसमें जैकेट और एक आपका था आवरण और एक था आपका स्पाइन। और अगर बात की जाए कि संक्षिप्त मुख पृष्ठ या हाफ टाइटल पेज क्या है, तो आप बताएंगे ये पुस्तक का आंतरिक भाग है, ठीक है ना। पुस्तक का आंतरिक भाग है और पुस्तक का जो आंतरिक भाग है कौन सा? संक्षिप्त मुख पृष्ठ। उस पे क्या विवरण होता है कि ये मुख्य पृष्ठ से क्या होता है? पूर्व में लगा होता है। किससे पूर्व है? इस मुख्य पृष्ठ से। ये मुख्य पृष्ठ जो नीचे वाला है इससे पहले वाला जो पन्ना होता है वो होता है आपका संक्षिप्त मुख पृष्ठ। उस पर मुख्य रूप से पुस्तक की संक्षिप्त आख्या दी जाती है। क्या दी जाती है भाई? कि संक्षिप्त आख्या क्या दी जाती है? संक्षिप्त आख्या। पुस्तक की संक्षिप्त आख्या, पुस्तक की संक्षिप्त आख्या दी होती है आपके किस में? मुख्य पृष्ठ में, ठीक है ना, दी होती है। इस पृष्ठ पर पुस्तक का संपादक क्या हो सकता है? पुस्तक का संपादक जिसको आप एडिटर कहते हैं। तो संक्षिप्त मुख पृष्ठ या हाफ टाइटल पेज है उसमें संक्षिप्त आख्या दी होती है और पुस्तक का जो संपादक है कौन है? पुस्तक का संपादक या उसकी क्रामक संख्या लिखी हुई होती है। क्या लिखा होता है? या फिर क्रामक संख्या। ये 2 चीजें इसमें हो सकती हैं। किस में? संक्षिप्त मुख पृष्ठ में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा संक्षिप्त मुख पृष्ठ है वो मुख पृष्ठ से पहले वाला पन्ना होता है और इसमें संक्षिप्त आख्या दी हो सकती है या पुस्तक का जो है संपादक दिया हो सकता है या क्रामक इसमें दिया हो सकता है। और ये पुस्तक का कैसा भाग है? आंतरिक भाग है। दूसरा आपका मुख पृष्ठ। मुख पृष्ठ इसे टाइटल पेज भी कहा जाता है और मुख पृष्ठ है इसका प्रयोग भी जो है वर्गीकरण और सूचीकरण दोनों में किया जाता है। इस पर ग्रंथ की पूर्ण आख्या दी होती है। एक तो क्या दिया होता है कि ग्रंथ की पूर्ण आख्या, ग्रंथ की पूर्ण आख्या, एक तो ग्रंथ की पूर्ण आख्या हो सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसमें लेखक भी हो सकता है। 2 से ज्यादा लेखक हैं तो उनका नाम भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है ना। इसमें जो है ग्रंथ की जो है संपादक, ग्रंथ के संपादक या प्रकाशक,
प्रकाशक का भी विवरण इसमें हो सकता है, संपादक या प्रकाशक का विवरण भी इसके अंदर हो सकता है। एक बार पुनः देख लीजिएगा आप कि अगर हम देखें कि अगर आपसे पूछे कि पुस्तक के आंतरिक भाग कौन कौन से हैं, तो पुस्तक के आंतरिक भाग में सबसे पहला भाग है वो संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ है। और संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ में संक्षिप्त आख्या हो सकती है, क्योंकि संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ है तो आख्या भी कैसी होगी, संक्षिप्त आख्या हो सकती है, क्रमांक संख्या हो सकती है और पुस्तक का संपादक हो सकता है। अगर बात की जाए मुख्य पृष्ठ की, तो मुख्य पृष्ठ में ध्यान रखिएगा, मुख्य पृष्ठ होता है वो संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ के बाद का होता है और इसमें ग्रंथ की पूर्ण आख्या हो सकती है, लेखक या प्रकाशक या संपादक का विवरण भी इसके अंदर हो सकता है। भाई क्या क्या हो सकता है, इसमें लेखक हो सकता है, इसमें संपादक हो सकता है, या जो है इसकी अन्य जानकारी इसके अंदर हो सकती है। तीसरा है मुख्य पृष्ठ का पिछला पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ का पिछला पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ का जो पिछला पृष्ठ है ये भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। और मुख्य पृष्ठ का जो पिछला पृष्ठ है उसमें क्या क्या हो सकता है, तो हम इसकी अगर बात करें तो मुख्य पृष्ठ के पिछले पृष्ठ में एक तो आपके हो सकता है इसका कॉपीराइट की जानकारी, किसकी जानकारी कि भाई इसका कॉपीराइट हुआ है या नहीं हुआ है, तो कॉपीराइट की जानकारी, राइट की जानकारी, एक तो ये हो सकता है। एक हो सकता है इसका प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष, तो कॉपीराइट की जानकारी। इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष। एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि भाई संस्करण कौन सा है, इसकी जानकारी भी इसके अंदर हो सकती है कि भाई किस संस्करण है, तो संस्करण की आवृत्ति, संस्करण की आवृत्ति। और क्या हो सकता है, एक रीप्रिंट, पुनः मुद्रण, नीचे लिख देता हूं, पुनः मुद्रण, पुनः मुद्रण। ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या हो सकता है कि इसके अंदर कॉपीराइट की जानकारी हो सकती है, प्रकाशन वर्ष हो सकता है, संस्करण की आवृत्ति हो सकती है, मुद्रण की जानकारी हो सकती है, ठीक है, अथवा प्रकाशन द्वारा प्राप्त क्रामक संख्या भी इसके अंदर हो सकती है कि प्रकाशक की क्रामक संख्या, प्रकाशक की क्रामक संख्या, क्रामक संख्या। देखिएगा भाई कि पुस्तक के हम जो है भाग या पार्टों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पुस्तक के जो बाह्य भाग थे उसमें 3 थे जिनको हमने स्पाइन पढ़ा था, कवर पढ़ा था और एक आपका जो है रेपर पढ़ा था। तो ये 3 भाग तो हम पढ़ चुके हैं। जब पुस्तक के हम आंतरिक भागों की बात करें, क्योंकि पुस्तक के 2 भाग है, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक की बात करें तो संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ है, उसमें संक्षिप्त आख्या हो सकती है, क्रामक संख्या हो सकती है और आपका जो है पुस्तक का संपादक हो सकता है। अब बात करें हम अगर मुख्य पृष्ठ की, तो जो संक्षिप्त पृष्ठ है उससे अगला जो पृष्ठ है वो मुख्य पृष्ठ है और इसमें ग्रंथ की पूर्ण आख्या होती है। देखिए संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ में ग्रंथ की संक्षिप्त आख्या होती है, जबकि मुख्य पृष्ठ में ग्रंथ की पूर्ण आख्या होती है। दोनों में डिफरेंट समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ में क्रामक संख्या होती है, ठीक है ना, लेकिन मुख्य पृष्ठ में क्या होता है, पुस्तक का लेखक होता है। संपादक दोनों में होता है लेकिन प्रकाशक है वो मुख्य पृष्ठ में होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई देगा। अब बात करें मुख्य पृष्ठ का पिछला पृष्ठ, तो जो मुख्य पृष्ठ का जो पिछला पृष्ठ है उसमें क्या क्या जानकारी होती है आप देखेंगे तो इसमें कॉपीराइट की जानकारी होगी, प्रकाशन वर्ष हो सकता है, संस्करण की आवृत्ति हो सकती है, पुनः मुद्रण हो सकता है, प्रकाशन की वर्ष हो सकती है, लेखक की क्रामक संख्या बोले तो ISBN नंबर भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये किस में नजर आएंगे, मुख्य पृष्ठ के पिछले पृष्ठ में। और डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने कहा है कि वर्गीकरण में जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वर्गीकरण में जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो मुख्य पृष्ठ का पिछला पृष्ठ का ही उपयोग किया जाता है। अर्थात तो सबसे ज्यादा उपयोग वर्गीकरण में किसका किया जाता है भाई, मुख्य पृष्ठ के पिछले पृष्ठ का उपयोग हमेशा वर्गीकरण में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला है आपका अतिरेक पृष्ठ। अतिरेक पृष्ठ को अतिरिक्त पृष्ठ के नाम से भी
जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अतिरेक पृष्ठ या अतिरिक्त पृष्ठ क्या होता है, इसको भी जो है आप देखिएगा कि पुस्तक के मुख्य पृष्ठ से पहले, पुस्तक के मुख्य पृष्ठ से या तो मुख्य पृष्ठ से पहले और या मुख्य पृष्ठ के बाद कौन आता है जी, कि अतिरिक्त पृष्ठ आता है। यानी अतिरिक्त पृष्ठ कहाँ आता है, या तो मुख्य पृष्ठ के पहले आएगा या मुख्य पृष्ठ के बाद आएगा, ठीक है ना। और मुख्य पृष्ठ में अंकित सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं जो है यहाँ अंकित होती हैं। तो यहाँ कौन सी सूचनाएं अंकित रहेंगी अतिरिक्त पृष्ठ में, कि अतिरिक्त पृष्ठ या अतिरिक्त पृष्ठ में मुख्य पृष्ठ की कुछ सूचनाएं, मुख्य पृष्ठ की कुछ सूचनाएं यहाँ होंगी, ध्यान दीजिएगा। कुछ सूचनाएं यहाँ हो सकती है, संपूर्ण नहीं जी, क्योंकि संपूर्ण होगी तो फिर मुख्य पृष्ठ क्या करेगा। तो मुख्य पृष्ठ है, उसकी कुछ सूचनाएं किसमें होंगी जी, अतिरिक्त पृष्ठ में होंगी आपकी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है समर्पण पृष्ठ। समर्पण पृष्ठ इसे जो है डेडिकेट पेज भी कहा जाता है। समर्पण पृष्ठ, समर्पण पृष्ठ में देखिएगा कि जो समर्पण पृष्ठ है, ठीक है ना, वो क्या होता है, किसी को समर्पित होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि समर्पण पृष्ठ किसी न किसी को समर्पित होता है। और ये मुख्य पृष्ठ के बाद आने वाला है, यानी कहाँ आएगा, ये मुख्य पृष्ठ के बाद आएगा। अब देखिए मुख्य पृष्ठ के बाद कैसे आएगा, कि बीच में तो अतिरेक पृष्ठ आ गया, तो अतिरेक पृष्ठ है वो तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। अतिरेक पृष्ठ तो जो है मुख्य पृष्ठ से पहले भी हो सकता है, लेकिन समर्पण पृष्ठ है वो जो मुख्य पृष्ठ के बाद आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और समर्पण जो पृष्ठ है वो जो है लेखक अपने संबंधी के प्रति क्या होता है, स्नेह प्रकट करने के लिए, ठीक है ना, अपने प्रिय व्यक्तियों के प्रति संबंध प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए क्या करता है भाई, समर्पण पृष्ठ का प्रयोग करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, समर्पण पृष्ठ कहाँ काम आएगा, कि अपने प्रिय व्यक्तियों के प्रति जो है समर्पण प्रकट करने के लिए समर्पण पृष्ठ का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद आता है प्राकथन या फॉरवर्ड, ठीक है ना। प्राकथन या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड या प्राकथन क्या होता है, कि किसी योग्य व्यक्ति द्वारा, लेखक के अलावा, ठीक है ना, किसी योग्य व्यक्ति द्वारा, किसी योग्य व्यक्ति द्वारा, लेखक के अलावा, लेखक नहीं होना चाहिए, लेखक के अलावा यानी पुस्तक के लेखक के अलावा, यानी उस पुस्तक का लेखक नहीं होना चाहिए। लेखक के अलावा, लेखक के अलावा किसी योग्य व्यक्ति द्वारा पुस्तक के बारे में लिखा गया विवरण, पुस्तक के बारे में जानकारी। और यदि कोई लिखता है, जैसे लिखता है ये पुस्तक बहुत अच्छी है, ठीक है ना, ये इस परीक्षा में काम आएगी, इस तरह का जो विवरण होता है वो आपका पराकथन होता है। तो ध्यान रखिएगा, पराकथन जो है या फॉरवर्ड पेज है वो क्या होता है, कि उसको लेखक नहीं लिखता है। तो ये पुस्तक के कुछ जो है आपके कैसे भाग थे जी, ये पुस्तक के आंतरिक भाग हैं। इन आंतरिक भाग को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले संक्षिप्त जो है मुख पृष्ठ देखिएगा। संक्षिप्त मुख पृष्ठ में जो है क्या है, संक्षिप्त आख्या, क्रामक संख्या और पुस्तक का संपादक होगा। इसके अलावा जो मुख्य पृष्ठ है उसमें ग्रंथ की पूर्ण आख्या होगी, लेखक व संपादक और प्रकाशक की जानकारी हो सकती है। उसके बाद मुख्य पृष्ठ का पिछला पृष्ठ, ये जो ही मुख्य पृष्ठ को पढ़ते हैं उसका पिछला पृष्ठ होता है, और इसमें ग्रंथ की पूर्ण आख्या, कॉपीराइट की जानकारी, ठीक है ना, कॉपीराइट की जानकारी, प्रकाशन वर्ष, संस्करण, आवृत्ति, पुनः मुद्रण, प्रकाशन की क्रामक संख्या, ये सभी जानकारी इसमें होती हैं। और सबसे ज्यादा जो काम आता है वर्गीकरण में वो मुख्य पृष्ठ के पिछला पृष्ठ ही काम में
आता है। उसके बाद जो आता है आपका अतिरिक्त पृष्ठ। अतिरिक्त पृष्ठ जो है जिसको हम ओवरफ्लो कहते हैं, ओवरफ्लो पेज और टाइटल पेज, ये ग्रंथ की पूर्ण आख्या लेखक, संपादक और प्रकाशन को काम में लेता है और यहाँ विवरण होता है और ये भी वर्गीकरण में काम आता है। इसके अलावा आपका जो है आता है समर्पण पृष्ठ, और इसमें लेखक क्या होता है कि अपने किसी प्रिय व्यक्ति को समर्पित करता है ये पृष्ठ, इसे समर्पण पृष्ठ कहा जाता है। इसके अलावा प्राकथन है। प्राकथन जो है लेखक को छोड़ के, जो पुस्तक का लेखक है उसको छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पुस्तक की कोई जानकारी लिखी जाती है, वो आती है आपकी क्या, प्राकथन। तो संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ का पिछला पृष्ठ, अतिरिक्त पृष्ठ, समर्पण पृष्ठ, प्राकथन, ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके पुस्तक के आंतरिक भाग हैं। इसके अलावा पुस्तक के जो आंतरिक भाग हैं उनको भी देखिएगा। इसके अलावा पुस्तक के आंतरिक भागों में जो है आपका प्रस्तावना हो सकती है, ठीक है ना। तो आंतरिक भाग में क्या हो सकती है जी, कि प्रस्तावना हो सकती है। यहाँ लेखक द्वारा रचित जो पुस्तक है, लेखक द्वारा रचित पुस्तक के उद्देश्य व योजना एवं विषय, पुस्तक के क्या हो सकते हैं जी, यहाँ लिख देता हूं, पुस्तक के उद्देश्य, कि इस पुस्तक का क्या उद्देश्य है, क्यों लिखी गई है, उद्देश्य, योजना और विषय, इनकी जानकारी इस पुस्तक में, इसके अंदर हो सकती है। कि पुस्तक प्रस्तावना में क्या होगा जी, कि पुस्तक के उद्देश्य हो सकते हैं, योजना हो सकती है और विषय हो सकते हैं, ठीक है। जो लेखक को क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, किसमें, लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने में। अगला है आपका विषय सूची। विषय सूची में विषय का जो है संपूर्ण अध्ययन मुद्रित होता है, उसके पाठ वहां मौजूद होते हैं, उसे विषय सूची में शामिल करते हैं। फिर चित्रों की सूची, यदि पुस्तक चित्र रूप में है और किसी ने जो है उसमें चित्रकारी की है, तो कौन कौन से चित्र आए हैं, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, क्या मैप, मानचित्र वगैरह हैं, इन सब की जानकारी जो है कहाँ मिलेगी, चित्रों की सूची में मिलेगी। फिर आता है परिचय, इंट्रोडक्शन। यहाँ पुस्तक के जो लेसन बांटे गए हैं, अध्याय बांटे गए हैं, उनकी जानकारी जो है इसके अंदर देखने को मिलती है कि इस पुस्तक में कौन कौन से अध्याय हैं, किस अध्याय को किसके द्वारा लिखा गया है और उन अध्यायों का क्या महत्व है, इन सब की जानकारी जो है आ सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्षेत्र और इसकी संक्षिप्त जानकारी कहाँ मिलेगी, क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी आपके परिचय में मिलेगी। क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी कहाँ मिलेगी जी, की परिचय में मिलेगी। क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी परिचय के अंदर मिलेगी। अब आती है मुख्य सामग्री या मेन मैटर। और मुख्य सामग्री पुस्तक के इस भाग में लेखक द्वारा विचार व्यक्त किए गए मूल पाठ होते हैं। लेखक द्वारा विचार व्यक्त किए गए मूल पाठ होते हैं, अर्थात जहां अध्याय 1 से शुरू होता है, अध्याय या लेसन 1 से लेकर अंतिम तक जितने भी उसमें लेख हैं, चाहे 20 अध्याय हैं चाहे 30 अध्याय हैं, उन सब का विवरण कहाँ मिलेगा, आपका मुख्य मैटर में मिलेगा, ठीक है ना। और इसका प्रयोग सामान्यतः जब एनालिटिक एंट्री, कैसी एंट्री, एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक प्रविष्टि बनवाते समय इसका प्रयोग प्रविष्टि बनाते समय किया जाता है, किसका, मुख्य सामग्री का प्रयोग। फिर आता है अंतिमांश। अंतिमांश का मतलब है एंड मैटर। पुस्तक के मुख्य सामग्री के बाद जो मुद्रित सामग्री होती है वो आपकी क्या है, अंतिमांश है। अंतिमांश आपकी परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स के रूप में हो सकती है, ग्रंथ सूची के रूप में हो सकती है और अनुक्रमणिका के रूप में भी हो सकती है। बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या देखा जाता है, बिब्लियोग्राफी में ये देखा जाता है कि ये जो पुस्तक लिखी गई है उसमें आंकड़े या तथ्य किन पुस्तक के लिए गए हैं, उन व्यक्तियों को आभार प्रकट करने के लिए, उन व्यक्तियों को स्नेह प्रकट करने के लिए इसका जो है प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। परिशिष्ट में क्या होता है, मूल पाठ के बाद यदि कोई अंश रह गया है
और उसकी व्याख्या करनी होती है। क्या करनी होती है? व्याख्या। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी क्या है, उसकी व्याख्या संक्षिप्त बतानी है, लास्ट में उसका सार बताना है, तो वहां क्या किया जाएगा? आपका परिशिष्ट होगा। ठीक है। ग्रंथ सूची में क्या होगा कि आभार प्रकट करने के लिए किसका? जिनकी पुस्तकों से आंकड़े लिए गए हैं। आभार प्रकट करने के लिए जिनकी पुस्तक से आंकड़े लिए गए हैं, उनका आभार प्रकट करने के लिए उस पुस्तक का नाम, उसके लेखक का नाम, उसके पब्लिकेशन का नाम। ध्यान रखिएगा, उस पुस्तक का नाम, उसके लेखक का नाम, उसके पब्लिकेशन का नाम, उसके प्रकाशन वर्ष का नाम और किस पेज से उसने आंकड़े लिए हैं। ये 4 चीजें जो है यहाँ ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, महत्वपूर्ण बात है ये, इसको आप देख लीजिएगा। क्या क्या हो सकता है आभार प्रकट करने के लिए? कि आख्या, पुस्तक की आख्या या शीर्षक। उसके अलावा क्या हो सकता है? लेखक, किस लेखक की पुस्तक है। प्रकाशक भी हो सकता है। प्रकाशक के अलावा और क्या हो सकता है? कि प्रकाशक के अलावा इसका अंक या खंड कौन सा है, अंक हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? प्रकाशन वर्ष हो सकता है। और किस पृष्ठ से जानकारी ली गई है। ठीक है ना। ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा जी ग्रंथ सूची में से। ठीक है, समझ गए कि भाई अंतिमांश के कितने भाग? 3 भाग। एक भाग परिशिष्ट, दूसरा भाग ग्रंथ सूची, तीसरा भाग अनुक्रमणिका। अब बात करते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट में क्या होता है कि कोई व्याख्या की या सार या अनुवाद जो अंतिम में डाला जाता है पुस्तक का, वो तो हो गया परिशिष्ट। ग्रंथ सूची क्या हो गई? आभार प्रकट करने के लिए आख्या, लेखक, प्रकाशन, अंक और प्रकाशन का वर्ष, जहां से हमने आंकड़े लिए हैं उनका विवरण दिया जाता है, वो हो गई आपकी ग्रंथ सूची। तीसरी होगी अनुक्रमणिका। ठीक है ना। ये ग्रंथ के प्रतिपादित विषय, विभिन्न नामों का, सभी को जो वर्णानुक्रम में लिखा जाता है, सभी ग्रंथों को किस क्रम में? वर्णानुक्रम में लिखा जाता है, वो है आपकी इंडेक्स। तो ये हो गए भाई आपकी पुस्तक के बाह्य भाग। ठीक है ना। तो हमने पुस्तक के 2 भाग पढ़े, एक पढ़ा पुस्तक का आंतरिक भाग, दूसरा पढ़ा पुस्तक का बाह्य भाग। ठीक है ना। पुनः मैं दोहरा देता हूँ, पुस्तक के आंतरिक भाग को हमने पढ़ा। पुस्तक के बाह्य भाग में देखिएगा, आंतरिक भाग में था आपका, बाह्य भाग में जो आपका था वो था आपका जैकेट या रेपर, जिसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। दूसरा आवरण और तीसरा आपका रीड। अब बात करें पुस्तक के आंतरिक भाग की, तो आंतरिक भाग में संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ का पिछला पृष्ठ, अतिरिक्त पृष्ठ, समर्पण पृष्ठ और प्राकथन, और सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्य पृष्ठ के पिछले पृष्ठ का। इसके अलावा पुस्तक के भाग होते हैं प्रस्तावना, विषय सूची, चित्रों की सूची, परिचय, मुख्य सामग्री, अंतिमांश और परिशिष्ट। ये क्या होते हैं? ये पुस्तक के आपके जो है आंतरिक भाग होते हैं। और अंतिमांश में परिशिष्ट, ग्रंथ सूची और अनुक्रमणिका। तो आप जाने कि भाई एक पुस्तक है उसके जो है कितने भाग हो सकते हैं। अब हमने पुस्तकों का भाग पढ़ लिया, इसके बाद हम जो है अध्ययन करेंगे किसका? कि प्रायोगिक वर्गीकरण के चरणों का। प्रायोगिक वर्गीकरण के चरणों को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि वर्गीकरण में विषय का जो है, वर्गीकरण में विषय का जो है कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया जाता है। किस समय? चाहे वो कोई भी वर्गीकरण पद्धति हो, विषय का कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया जाता है। ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में एक चरण के बाद दूसरे चरण में प्रविष्ट करते हैं, और जब तक एक चरण पूर्ण ना हो जाए तब तक दूसरे चरण में हम जा नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने इसके 9 चरण बताए हैं, और उन्होंने जो है 0 से 8 तक इनको जो है सैम्पलिंग किया है। इन चरणों को डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने जो 9 चरण बताए हैं उनको 0 से 8 तक जो है समझाया है। देखिएगा, 0 से 8 तक कुल कितने चरण हो गए जी? 0 को शामिल करते ही बोले तो 9 चरण। 9 चरण में इसको बताया है कि भाई 9 चरण होते हैं। ठीक है। और डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कहा है कि जब तक पहले चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरे चरण में हम कभी भी नहीं आ सकते। तो ठीक है ना। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने जो ये 9 चरण बताए हैं उनमें सबसे पहले बताया है मूल शीर्षक, मूल शीर्षक के बाद बताया है पूर्ण शीर्षक, और पूर्ण शीर्षक के बाद बताया है बीज शीर्षक, बीज शीर्षक के बाद बताया है विश्लेषित शीर्षक, विश्लेषित के बाद जो है रूपांतरित शीर्षक, फिर आपका जो है प्रमाणिक शीर्षक, फिर प्रतीक संख्या में शीर्षक, संश्लेषित संख्या में शीर्षक और उल्टा अनुवाद करके
शीर्षक। इस प्रकार हम 0 से 8 तक गिनेंगे तो ये टोटल कितने होंगे, ये टोटल आपको 9 नजर आएंगे, जिनको हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो है सबसे पहले मूल शीर्षक बनेगा, मूल शीर्षक से आपका जो है पूर्ण शीर्षक बनेगा, फिर बीज शीर्षक, फिर विश्लेषित शीर्षक, फिर रूपांतरित शीर्षक, फिर प्रमाणित शब्दों का शीर्षक, फिर प्रतीक संख्याओं में शीर्षक, संश्लेषित संख्या में शीर्षक और उल्टा अनुवाद करके शीर्षक का मिलान। फिर हमें जो है किसी भी प्राकृतिक विषय का कौन सा रूप प्राप्त हो जाएगा कि हमें कृत्रिम रूप प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा हम किसी भी प्राकृतिक विषय का कृत्रिम रूप इन 9 चरणों में 0 से 8 तक कैसे प्राप्त करते हैं, इसको आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन चरणों को डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने जो है प्रयोग एक अभिधारणा के आधार पर या निश्चित सिद्धांतों के आधार पर या निश्चित नियमों के आधार पर जो है इसका किया, और किस प्रकार जो है वर्गांक को सहायक क्रम में रखा जा सकता है। तो इन्होंने इन जो चरण है इनको 0 से जो 8 तक चरण है उन चरणों को डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने देखिएगा किस प्रकार जो है रखा है कि इन्होंने 0 से 4 तक जो चरण है इनको रखा है वैचारिक, इसका नाम दिया है वैचारिक धरातल। आगे भाई बताऊंगा आपको कि वैचारिक कैसे हैं। वैचारिक धरातल बोले तो आइडिया प्लान, 0 से 4 तक इन्होंने कहा है वैचारिक धरातल, ठीक है ना। उसके बाद जो 5वां स्तर है, ठीक है, 5वां स्तर उसको कहा है शाब्दिक स्तर। स्तर 5 को क्या कहा है, 5 को कहा है शाब्दिक स्तर। शाब्दिक स्तर ध्यान से देखिएगा भाई, शाब्दिक स्तर ये धरातल कह सकते हैं, स्तर भी कह सकते हैं भाई, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि धरातल क्या आ गया। तो 0 से 4 है वैचारिक धरातल, 5 है आपका शाब्दिक स्तर, ठीक है ना। और जो है चरण 6 और 7 है वो है आपका अंकन। क्या है, 6 और 7 इसको कहा है अंकन, अंकन स्तर, ठीक है जी। अब छूटा कौन सा जी, कि अब छूट गया 8वां, ठीक है ना। तो जो 8वां चरण होता है उसको कहते हैं सत्यापन। अब यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने जो वर्गीकरण के जो चरण हैं उनको 3 भागों में बांटा है। अब यहाँ तो 4 आ गए, तो ये जो हिस्सा है ना ये सत्यापन है वो किसका हिस्सा है, वो अंकन स्तर का हिस्सा है। इसलिए एक तो ये हो गया, कौन सा, एक तो ये हो गया भाई आपका, एक ये हो गया आपका कौन सा 5वें वाला, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। इस प्रकार जो है इन्होंने 3 चरणों में बांटा है। लाइब्रेरी ग्रेड 3 2016 में पूछा गया था कि 0 से जो 4 तक है वो कौन सा प्लान है, तो वो आपका है आइडिया प्लान। आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान। आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान। सिंपल सी बात है कि क्या करना है कि वैचारिक धरातल, आइडिया प्लान, वर्गीकरण के जो चरण अपने आइडियाज से चलेंगे, अपने दिमाग से चलेंगे, वो कौन से हैं, वो 0 से 4 तक है, इसलिए इनको वैचारिक धरातल कहा गया। किसको, 0 से 4 तक के को वैचारिक धरातल कहा गया, 0 से 4 तक को। 5वें को शाब्दिक स्तर कहा, 6 और 7 को अंकन स्तर। 5वां क्या था, शाब्दिक, और 6 और 7 अंकन, और 8वां सत्यापन, वो किस में शामिल हो गया, आपका अंकन में ही शामिल हो गया। तो आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान, जब मैं 0 से 9 तक चरणों में गुजरूंगा और आपको एक एग्जाम्पल में बताऊंगा कि किस प्रकार मूल शीर्षक से कृत्रिम विषय हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये पता होगा कि भाई हम अब वैचारिक धरातल से कैसे जो है शाब्दिक धरातल में प्रवेश करते हैं। तो इसको जानने के लिए देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 0 से जो 4 है वो आपका है एक अलग पार्ट, ठीक है ना। 5वां है वो आपका अलग पार्ट, 6, 7 और 8 सत्यापन वाला, ये है आपका अलग पार्ट। अब इसको हम अध्ययन करते हैं, देखिएगा
किस तरह से इसको करना है उसको समझिएगा कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 9 चरण बताए हैं किसके प्रायोगिक वर्गीकरण के, ठीक है ना। तो पहले चरण में हमें क्या करना होता है कि जो अपने को जो दिया हुआ होता है जो विषय, ये विषय जो लग रहा है आपको स्टडी ऑफ जो है एंगर चिल्ड्रन, स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन, ये विषय जो दिया गया है ये आपका मूल शीर्षक है, अर्थात ये 0 है, मूल शीर्षक है स्टडी जो है स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन, ये एक विषय है। और आपसे पूछ ले भाई कैसा विषय है, तो क्लियर कर लो कि ये विषय है ये प्राकृतिक रूप से है, विशिष्ट विषय है। जब वर्गीकरण करते हैं तो विशिष्ट विषय को कैसे बनाते हैं, कृत्रिम विषय बनाते हैं, और कृत्रिम विषय बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको अंकन प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन अंकन सीधा तो हम प्रदान कर नहीं सकते, निश्चित नियम, उपनियम, सूत्र, उपसूत्रों के आधार पर जो है हम प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले तो दिमाग में ये बात सेट कर लो, अगर इसको समझना है तो ये कैसा विषय है, ये विशिष्ट विषय है। और हमें क्या करना है इसका, हमें इसको अंकन के द्वारा कृत्रिम विषय बनाना है। तो स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन है, ये आपका कैसा शीर्षक है, ये मूल शीर्षक है। और आपको पता है कि 0 से जो 0 है वो मूल शीर्षक है, और मूल शीर्षक से हम क्या बनाएंगे कि इसका चरण 2 चलेंगे। तो चरण 2 का मतलब हो गया चरण 1, चरण 1, 0 के बाद एक ही आएगा ना, ये 0। अब हम बनाएंगे इसका पूर्ण शीर्षक, क्या बनाएंगे, पूर्ण शीर्षक, सॉरी चरण 1 कैसा शीर्षक, पूर्ण शीर्षक, मूल शीर्षक से पहली स्टेप आपकी पूर्ण शीर्षक की। लो जी, ध्यान रखिएगा जब भी कोई विषय होता है उसको यदि वो किस रूप में है, अपने मूल रूप में है, तो उसको यदि पूर्ण शीर्षक बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस विषय का है, उसकी मेन क्लास क्या है, उसका मुख्य विषय क्या है। अब देखिएगा स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन, इसमें कहीं भी मुख्य विषय बी मैथमेटिक्स या 2 लाइब्रेरी से लेकर जेड की क्लास तक कॉलन में कहीं भी ये विषय नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको पूर्ण शीर्षक बनाने के लिए हम इसको जो है स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन है, इसका हम क्या ढूंढेंगे जी, मूल विषय ढूंढेंगे, और वो जो है इसके अंदर हम जोड़ देंगे। तो देखिएगा स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन और ये किसका विषय है, तो हमें देखने से पड़ता है कि चिल्ड्रन जो एंगर चिल्ड्रन है उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, साइकोलॉजी के लिए, ठीक है ना। तो वो जोड़ देंगे साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन शीर्षक को हम क्या जोड़ देंगे, इसमें साइकोलॉजी पद है वो इसके अंदर जोड़ देंगे। हमने क्या जोड़ा भाई, साइकोलॉजी जोड़ दिया। अब हमें पता चल गया कि इसकी मेन क्लास क्या है, साइकोलॉजी है। इस प्रकार हमने जो है चरण 1 जो मूल शीर्षक था स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन, उसको हमने चरण 1 में, चरण 0 को चरण 1 में बदल लिया, या कहें चरण 1 को चरण 2 में बदल लिया, क्योंकि ये 1 नंबर और ये 2 नंबर बदल लिया। और हमने क्या किया, स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन था उसके अंदर साइकोलॉजी शब्द है उसको जो है और जोड़ दिया। अब हमें इसकी मेन क्लास का पता चल गया कि भाई इसकी मेन क्लास जो है क्या है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कई बार जो है इतिहास की पुस्तक होती हैं उनमें भी विषय नहीं दिया होता, जैसे मुगल काल आ गया, मध्यकाल आ गया, इतिहास काल आ गया, तो हम उनको जैसे पहचान सकते हैं कि मुगल काल और मध्यकाल, ठीक है ना, इनमें जो विषय है या आधुनिक काल वो किसके विषय हैं, वो इतिहास के विषय। तो वहां उनमें क्या जोड़ देंगे हम, जैसे यहाँ साइकोलॉजी जोड़ी, वहां हम क्या जोड़ देंगे, वहां हिस्ट्री जोड़ देंगे, तो आपका काम जो है हो जाएगा, ठीक है ना। तो चरण 0 से आपको चरण 1 बनाया, वो आपके समझ में आया कि चरण 0 क्या दिया हुआ था, ये तो ऐसा कैसा दिया हुआ ही होगा एग्जाम में, ये तो ऐसा कैसा आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ ही होगा
कि भाई आपको इसका करना क्या है, ये तो दिया हुआ होगा स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन, और हमने इसको क्या किया कि हमने स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन में साइकोलॉजी शब्द को जोड़ दिया। चरण 1 पूर्ण हुआ। अब चरण 2 की बात करते हैं जो 3 नंबर का होगा। चरण 2, जब हमने मूल शीर्षक को पूर्ण शीर्षक में बना लिया, मूल शीर्षक को पूर्ण शीर्षक में बना लिया, तब आता है अपना बीज शीर्षक। ठीक है ना, कर्नल ड्रम, बीज शीर्षक, इसका नाम है आपका बीज शीर्षक। बीज शीर्षक, बीज शीर्षक में क्या करना होता है देखिएगा। बीज का मतलब जानते हो, बीज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बीज हम कैसे बनाते हैं, मनरूप जी कैसे बनाते हैं हम बीज, बता सकते हैं? बीज हम बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा अनाज पड़ा है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा अनाज पड़ा है, लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी कौन सी है, वो अच्छी क्वालिटी के जो दाने हम चुनते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका बीज बन जाता है। तो बीज शीर्षक में क्या करना है, ये हमारा अनाज का ढेर पड़ा है, ये क्या पड़ा है, अनाज का ढेर पड़ा है, हमें इसमें से जो क्वालिटी की चीजें हैं, क्वालिटी की चीजें हैं वो ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, बीज ढूंढना है। तो क्वालिटी की चीजें हम इसमें से ढूंढेंगे और ढूंढ के उनको हम शामिल करेंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, बीज शीर्षक बन जाएगा। जैसे कहा, जब आपके पास कहीं ऐसा आ जाए टेक्स्ट बुक ऑफ स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन, तो वो जो टेक्स्ट बुक उसके साथ लगा है वो आपका क्या है जी, वो आपका अनाज का ढेर है। तो टेक्स्ट बुक है, द आर्टिकल है, द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, तो वहां इंट्रोडक्शन को हटा दीजिए, द टेक्स्ट बुक है तो वहां उसको हटा दीजिए, फिर जो बचेगा शेष वो आपका उत्तम क्वालिटी का बीज बच जाएगा। यहाँ इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है आपके पास स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन साइकोलॉजी, इसके अंदर क्या है, इसके सिर्फ एक कनेक्टिव है, और वो कनेक्टिव क्या है, ओप, वो आपका अनाज के ढेर में शामिल है, तो कनेक्टिव ओप है वो अनाज के ढेर में शामिल है, इसको हम हटा देंगे तो आपका वो क्या बन जाएगा कि वो हमारा बीज बन जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, स्टडी एंगर चिल्ड्रन, अपने पास क्या बच गया जी, स्टडी एंगर चिल्ड्रन। तो स्टडी वो क्या है, स्टडी ऑफ, सॉरी स्टडी ऑफ, टेक्स्ट बुक ऑफ, ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ हट गया। अब बताओ, ये तो गया आपका बीज में, कचरे के अंदर, अब बचा पीछे बीज, बीज क्या हुआ, एक तो हुआ एंगर, एंगर, एंगर के अलावा क्या हुआ जी, चिल्ड्रन, एक क्या बचा जी, साइकोलॉजी। लो जी, ये आपने कौन सा पूरा कर लिया, ये हमने पूरा कर लिया आपका चरण है, कौन सा जी, कहें तो 3 और दिखने में 2, कंफ्यूज मत होना क्योंकि 0 से शुरू किया है, कहे तो 3 क्योंकि 0 1 नंबर, 1 2 नंबर और 2 3 नंबर, कहे तो 3, ठीक है ना। आपको पूछेगा कि चरण 3, तो आपको समझ लेना है कि परीक्षा में चरण 2 की बात कर रहा है, ये कंफ्यूज मत रखना, ठीक है ना। तो बीज शीर्षक में क्या किया देखिएगा, मूल शीर्षक अपनी अवस्था में था, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, मूल शीर्षक अपनी अवस्था में था, मूल शीर्षक को हमने जब पूर्ण शीर्षक बनाया तो उसकी मेन क्लास के विषय को उसके साथ लाए ढूंढ के, तो आपका क्या बन गया, मूल शीर्षक बन गया आपका पूर्ण शीर्षक। पूर्ण शीर्षक को जब बीज शीर्षक बनाया तो बीज में जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि अनाज के ढेर में से उपयोगी दानों को चुनना है, उपयोगी चुन लिया, और उसकी पहचान कैसे बनेगी कि टेक्स्ट बुक ऑफ, स्टडी ऑफ, चाइल्ड ऑफ, ऐसे वर्ड है उनको हटा देंगे, उठाने के बाद जो शेष बचेगा वो आपका बन जाएगा आपका बीज शीर्षक। क्लियर। उसके बाद में अगला देखिएगा चरण 3 और बोले तो चरण 4, ठीक है ना। तो चरण 3 और बोले तो चरण 4, इसका नाम है जी विश्लेषित शीर्षक। विश्लेषित शीर्षक, विश्लेषित शीर्षक में हमें क्या करना होता है कि इस शीर्षक का विश्लेषण कर लिया जाता है। इस चरण में बीज शीर्षक के पद के साथ मूलभूत श्रेणियों के प्रतीक चिन्हों को लगाकर विश्लेषित किया जाता है, ठीक है ना। क्या करना होगा
कि मूल शीर्षक के साथ चिन्हों का प्रयोग किसके चिन्हों का? PMEST का प्रयोग इसके अंदर किया जाएगा। चिन्हों का जो है प्रयोग किया जाएगा तथा स्तरों और लेवलों का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, और चौकोर कोष्ठक में लिख दिया जाएगा इनको, ठीक है ना। तो इनको हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जैसे एंगल लेंगे, एंगर क्या है जी? एंगर आपकी एनर्जी है क्या? एनर्जी है एंगर आपकी एनर्जी है एंगर। उसके अलावा जो है आपके क्या है, वेरी सॉरी, एनर्जी है या आपकी पर्सनैलिटी है 2p। दोनों ही चीजों में ये नंबर एंगर के मिल जाएंगे, एनर्जी में भी मिल जाएंगे और पर्सनैलिटी में मिल जाएंगे। तो ये आपकी E भी हो सकती है और P की दूसरी भी क्लास हो सकती है। फिर बात करें चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन जो है आपका वो है P। चिल्ड्रन क्या है जी? कि चिल्ड्रन P है। फिर बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी क्या है जी? कि साइकोलॉजी मेन क्लास है, बेसिक क्लास है, BC लिख दो चाहे MC लिख दो, बेसिक क्लास या मेन क्लास, ठीक है ना। इसको BC भी लिख सकते हैं और MC भी इसको लिख सकते हैं जी। ये काम हमने किस चरण में किया? बोले तो चरण 3 में हमने ये काम कर लिया। दिखने में तो 3 आएगा और वैसे चरण कौन सा है? चौथा है जी, ठीक है। अब काम करते हैं रूपांतरित शीर्षक का। चरण 4 में हम करेंगे रूपांतरित शीर्षक। चरण 4 और इसका नाम है रूपांतरित शीर्षक। जैसा कि नाम है रूपांतरित शीर्षक, यानी शीर्षक का क्या करना है जी? रूपांतरण करना है। और शीर्षक का रूपांतरण कैसे होगा? कि शीर्षक का जो रूपांतरण किया जाता है इसमें PMEST के अनुसार इनको जो है डाला जाएगा। जैसे हमने साइकोलॉजी के लिए BC लिया, इसके लिए C लिया, E लिया, इसको एक निश्चित क्रम में, किस में? निश्चित क्रम में। कौन से क्रम में? कि जी PMEST और मेन क्लास या बेसिक क्लास, BC भी कह सकते हो, MCB के क्रम में इसको रखना है। तो आपका कौन सा शीर्षक बन जाएगा? रूपांतरित शीर्षक बन जाएगा। तो सबसे पहले मेन क्लास क्या है? साइकोलॉजी, यही तो है। PS वो भी चिन्ह के साथ। कैसे चिन्ह? मेन क्लास या BC, कंफ्यूज मत होना भाई, वहां मैंने BC लिखा है या MC लिख रहा हूँ। मेन क्लास या BC क्लास दोनों एक ही बात है, इसी का नाम जो है मेन क्लास है, ठीक है। साइकोलॉजी हो गया। अब लाना है इसके अंदर क्या? आपको पर्सनैलिटी लानी है, और पर्सनैलिटी क्या है इसकी जी? चिल्ड्रन। उसके बाद ले आओ चिल्ड्रन, कोमा लगा सकते हो बीच में, CHILDREN, चिल्ड्रन P। और अंतिम में क्या चला गया आपका? एंगर। एंगर क्या है? चाहे 2p लिख दो चाहे E लिख दो, अभी मैं इसको दोनों ही लिख देता हूं, E और /2p, ठीक है ना। ये आपका हो गया रूपांतरित शीर्षक। पुनः सुन लीजिएगा, जो विषय अपने मूल रूप में था वो आपका मूल शीर्षक था। मूल शीर्षक से जब आपने चरण एक पूर्ण शीर्षक बनाया तो उसमें उसकी मेन क्लास को ढूंढा और वो उसको जो दे दिया तो पूर्ण शीर्षक बन गया। पूर्ण शीर्षक से जब बीज शीर्षक बनाया तो उसमें कनेक्टिव और टेक्स्ट बुक ऑफ, ठीक है ना, स्टडी ऑफ आदि शब्दों को हटा दिया तो वो आपका बन गया बीज शीर्षक। फिर आया चरण आपका विश्लेषित शीर्षक का, ठीक है ना, विश्लेषित शीर्षक का। और विश्लेषित शीर्षक में हमने क्या किया कि विश्लेषित शीर्षक में हमने इसका विश्लेषण किया। किसका?
दी हुई प्रक्रिया का, और इसको जो है मेन क्लास से हमें ये पता किया कि एनर्जी कौन सी है, व्यक्तित्व कौन सा है और पर्सनैलिटी कौन सी है, इसका हमने इसके अंदर पता किया। इसका पता करने के बाद हम रूपांतरित शीर्षक में आए, और रूपांतरित शीर्षक में हमने क्या किया, इनको PMEST के क्रम में इनका व्यवस्थापन कर लिया। PMEST के क्रम में इनको हमने रख लिया, ठीक है ना। तो हमारा जो ये चरण जो है 4 पूरा हुआ। फिर हमने चरण 5 में आए, और जो चरण 5 है वो प्रमाणिक शब्दों का शीर्षक है। पांच प्रमाणिक शब्दों का, प्रमाणिक शब्दों का शीर्षक। प्रमाणिक शब्दों के शीर्षक में क्या किया कि अगर कोई शब्द ऐसा हो जो किसी वर्गीकरण पद्धति में उसके लिए विशिष्ट शब्द दिया गया हो, तो वो क्या होता है, प्रमाणिक शब्दों का शीर्षक होता है। जैसे सीसी के अंदर बर्ड है, बर्ड पक्ष शब्द जो है नहीं मिलेगा, वर्ड की जगह आपको पोल्ट्री शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, पोल्ट्री या AVES शब्द मिलेगा, तो वो प्रमाणिक हो गया। क्योंकि हम अगर आप वर्ड शब्द का सीसी के अंदर क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसका अंकन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रमाणिक शब्द है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ इस जो प्रश्न हमने लिया है इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना, जो प्रमाणिक शब्दों का शीर्षक हो। अर्थात ये जो आपका जैसा का जैसा जिस रूप में है वैसा का वैसा ही इसके अंदर रिपीट हो जाएगा। अर्थात ये क्या होगा, इसी में रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कि प्रमाणिक शब्दों का शीर्षक ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इसमें नहीं हो, इसलिए साइकोलॉजी, चिल्ड्रन, एंगर ही दोबारा से ऐसा कैसा इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आता है आपका चरण 6, और चरण 6 है प्रतीक संख्याओं का शीर्षक। चरण 6 है प्रतीक संख्याओं का शीर्षक। चरण 6 प्रतीक संख्याओं का शीर्षक। चरण 6 है प्रतीक संख्याओं का शीर्षक, और प्रतीक संख्याओं के शीर्षक में हम क्या करेंगे कि इनके प्रतीक को ही ले लेंगे। जैसे मेन क्लास है वो साइकोलॉजी, किससे दर्शानी है, S से, ठीक है ना। S क्या है, BC या MC, एक ही बात है। उसके बाद में हम बात करें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, और इसका नंबर 1 है, तो ये क्या हो गया आपका P या 2E हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी तीसरी की। तीसरी आपकी क्या है, आपकी E या 2P, तो E या 2P एंगर है, और एंगर के अंदर नंबर है 524। 524 ये किसके हैं जी, एंगर के, ठीक है। ये इसको चाहे आप E लिख लो या 2P लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रमाणिक प्रतीकों का शीर्षक। जब प्रमाणिक प्रतीकों का शीर्षक बन जाएगा तो उसके बाद में आपका चरण कौन सा आ जाएगा, चरण आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना। और देखने में तो लगेगा कौन सा 6, और आ जाएगा चरण 7। ये आएगा संश्लेषित संख्याओं का शीर्षक, और संश्लेषित संख्याओं के शीर्षक में हम इसको संश्लेषित करेंगे किसके अनुसार, PMEST के अनुसार। तो सबसे पहले तो मेन क्लास आ जाएगी, तो सबसे पहले तो आ जाएगी क्या आपकी, सॉरी मेन क्लास, सबसे पहले तो आ जाएगी मेन क्लास। तो मेन क्लास तो क्या हो गई आपकी, S हो गई, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मेन क्लास आ जाएगी S के साथ व्यक्तित्व का प्रयोग पहली बार होता है तो बिना किसी चिन्ह के, तो P का है वो 1 है, 1 आ जाएगा बिना किसी चिन्ह के। फिर 524 E है, एनर्जी है, इसलिए चिन्ह लगा देंगे कोलन का, और हम क्या लिख देंगे 524। ध्यान से देखिएगा, स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन का हमारे पास क्या बन गया, S1 कोलन 524, ये आपका बन गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका उल्टा अध्ययन करेंगे। उल्टा अध्ययन करेंगे तो वो अंतिम चरण होगा, और इसको हम जांच करेंगे क्या ये सही है क्या, तो इससे ये बनाएंगे हम, तो अपना उल्टा अनुवाद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि जो मूल शीर्षक था स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन, स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन, उस मूल शीर्षक को हमने पूर्ण शीर्षक बनाया, और इसके अंदर उसकी जो मेन क्लास थी, बेसिक क्लास थी, उसको लाए। इसकी बेसिक क्लास साइकोलॉजी थी, इसको ले आए, और स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन को हमने स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन साइकोलॉजी बना दिया।
फिर हमने जो पूर्ण शीर्षक करने के बाद अगले चरण में चले और हमने बीज शीर्षक बनाया। और बीज शीर्षक में हमने क्या किया कि बीज शीर्षक में जैसे टेक्स्ट बुक ऑफ है, ठीक है, स्टडी ऑफ है, कनेक्टिव है, जोड़ने वाले ऑफ द आदि को हटा दिया। तो यहाँ से हमने जो स्टडी ऑफ यंगर चिल्ड्रन था उसमें स्टडी ऑफ को हटा दिया और हमारे पास बच गया यंगर चिल्ड्रन साइकोलॉजी। फिर अगले चरण में आए, चरण 3 विश्लेषित शीर्षक था। उसमें हमने क्या किया, इसको विश्लेषित किया और विश्लेषित करके हमने ये पता किया कि ये क्या है। पीएमईएसटी में व्यक्तित्व है, पीएमईएसटी में एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है, या स्थान है, इनका हमने किस में किया, विश्लेषण किया विश्लेषित शीर्षक में। फिर आया नंबर 4 रूपांतरित शीर्षक। रूपांतरित शीर्षक में हमने क्या किया कि इनकी क्लासों को इनके आगे लिख दिया। जैसे साइकोलॉजी मेन क्लास थी, उसका चिन्ह लगा दिया। चिल्ड्रन व्यक्तित्व था तो पी का चिन्ह लगा दिया। और एनर्जी जो है एंगर था वो एनर्जी था तो उसका चिन्ह हमने लगा दिया। अगर आप इन चारों चीजों पे विचार करोगे, अगर आप इन चारों चीजों पे विचार करोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि 0 से 4 जो था वो क्या था, वैचारिक धरातल था, आइडिया प्लान था। कैसी आइडिया प्लान था कि भाई देखो कुछ नहीं करना था, विचार करो थोड़ा सा, कुछ नहीं करना था। एक टॉपिक था स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन। उस स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन को हमने क्या किया, मेन क्लास ढूंढी। तो मेन क्लास ढूंढने के लिए हमने देखा स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन, अरे बच्चों का अध्ययन, बच्चों का अध्ययन तो साइकोलॉजी से होता है, उसी में होगा। और हमने इसकी मेन क्लास साइकोलॉजी ढूंढ ली, किससे, अपने माइंड से, अपने आइडिया से। तो ये पहला कैसा प्लान हुआ, आइडिया प्लान हुआ। उसके बाद देखिएगा अगले चरण में चलते हैं। हमने ये काम किया कि स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन को स्टडी ऑफ एंगर चिल्ड्रन साइकोलॉजी की क्लास ढूंढ ली आइडिया प्लान से। फिर हम बीज शीर्षक में आते हैं तो हम ये देखते हैं जैसे एक किसान बीज को छांटता है तो वो अपने विवेक से ही जो अच्छे दाने उनको एक तरफ रखता है, खराब दानों को वो निकाल देता है। तो वहां किसका काम लिया, माइंड का। हमने भी अपने माइंड को काम में लिया और हमने देखा कहीं टेक्स्ट बुक ऑफ तो नहीं है, स्टडी ऑफ तो नहीं है, कहीं कनेक्टिव तो नहीं है, उनको हमने क्या किया, हटा दिया। और हटा के हमने बना लिया एंगर चिल्ड्रन साइकोलॉजी। किसको काम में लिया, अपने माइंड को, अपने आइडिया को। इसलिए प्लान बना आपका कि हम कह सकते हैं चरण जो बीज शीर्षक कौन सा प्लान है, आइडिया प्लान है। चरण 3 है वो विश्लेषित शीर्षक का है। और विश्लेषित शीर्षक में हमने क्या किया, विश्लेषण किया कि भाई जो अपने पास आया है एंगर चिल्ड्रन साइकोलॉजी, इसको हम पीएमईएसटी से विवेक लगाए, हम सोचे अपने दिमाग से और विवेक लगाए कि एंगर क्या हो सकता है, पीएमईएसटी में ऊर्जा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हमने विवेक लगाया कि एंगर तो एनर्जी है, कहां से, अपने दिमाग से। हमने लगाया चिल्ड्रन, ये तो व्यक्तित्व है क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम व्यक्ति होते हैं, किससे, अपने दिमाग से। और साइकोलॉजी मेन क्लास है, किससे पता लगा, अपने दिमाग से। इसलिए नंबर 3 भी क्या है दोस्तों, नंबर 3 भी आपका जो है आइडिया प्लान है। नंबर 3 भी आइडिया प्लान है। तो हम कह सकते हैं आप क्लियर हैं, पहला चरण आइडिया प्लान, दूसरा चरण आइडिया प्लान, तीसरा चरण आइडिया प्लान। अब मैं चौथे की बात करता हूं, देखिएगा नंबर 4। नंबर 4 में हमने क्या किया, नंबर 4 में हमने देखा कि अपना है रूपांतरित शीर्षक। रूपांतरित शीर्षक में क्या होता है, रूपांतरित शीर्षक में जो कोलन का नियम है कि कोई भी विषय है उसको मेन क्लास को पहले लाओ। किसको पहले लाओ, मेन क्लास को पहले लाओ, फिर उसकी पर्सनैलिटी को लाओ। अरे नहीं समझे भाई, देखिए कि मेरे कहने का मतलब है ये क्या है, PMEST और ये मेन क्लास, क्लियर। तो सबसे पहले मेन क्लास को लाओ, मेन क्लास के बाद व्यक्तित्व को लाओ, व्यक्तित्व के क्रम में फिर मैटर को लाओ, मैटर के क्रम में एनर्जी को लाओ, एनर्जी के क्रम में स्पेस को लाओ, स्पेस के बाद में टाइम को लाओ। और इनमें जो नहीं है उसको छोड़ दो और उनको लिख दो। यहाँ भी क्या काम किया, आपका माइंड काम किया। इसलिए नंबर 4 भी आपका कौन सा प्लान है, आइडिया प्लान है, ठीक है ना। तो 0 से 4 तक कौन से प्लान हुए आपके, आइडिया प्लान। एज यू क्लियर। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 में हमने क्या किया, प्रमाणिक शब्दों के शीर्षक को रिपीट किया हमने, ठीक है ना। तो रिपीट किया, ठीक है ना। रिपीट किस क्रम में किया कि हमने जो प्राकृतिक रूप से जो नाम लिखे हुए थे, साइकोलॉजी लिखा था, एंगर लिखा था, चिल्ड्रन लिखा था, उन प्राकृतिक रूप से लिखे हुए नामों को हमने अंकन प्रदान किया। क्या किया, अंकन प्रदान किया। अंकन किससे किया,
कोलन की किताब से। हमने दिमाग नहीं लगाया, दिमाग रंगनाथन ने लगाया था, रंगनाथन महोदय ने लगाया था दिमाग, हमने दिमाग नहीं लगाया। क्या यहाँ आइडिया प्लान है? नहीं। यहाँ कौन सा हो गया अंक? तो हम कहते हैं कि नंबर 5 कौन सा प्लान है? नोटेशन प्लान है। आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, शाब्दिक प्लान, शाब्दिक प्लान, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान। तो नंबर 5 क्या हुआ? वर्बल। वर्बल बोले तो हिंदी में होता है शाब्दिक। देखिएगा, हिंदी में होता है शाब्दिक। तो शाब्दिक में हमने क्या किया कि ये जो शब्द थे इनको हमने किस में डाल दिए? अंकन में डाल दिए। शब्दों को अंकन में डाल दिया तो शाब्दिक प्लान हो गया। कि हमें पता होगा कि साइकोलॉजी के कितने नंबर हैं, चिल्ड्रन के कितने नंबर हैं, तो ये शब्द ही तो है, इनका हमें ज्ञान है, तो हमने इसको बदल दिया। तो इसलिए नंबर 5 हो गया आपका कौन सा? वर्बल प्लान। नंबर 6, नंबर 6 बोले तो हमने क्या किया? नंबर 6 में हमने जो नंबर 5 था उसको रिपीट किया। रिपीट क्यों किया? क्योंकि नंबर 5 में हमें यह देखना था कि कोई शब्द ऐसा हो जो वर्गीकरण की पुस्तक में नहीं हो। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि एव्स जो शब्द है वो तो वर्गीकरण की पुस्तक में है, लेकिन वर्ड नहीं है। बर्ड यानी पक्षी, पक्षी वाला नहीं है, एव्स है। तो वैसा तो यहाँ कुछ था नहीं, तो वहां किसको देखना होता था? शब्दों को। और शब्द क्या है? शाब्दिक में ही तो मिलेंगे, इसलिए वो भी आपका कैसा है? वर्बल प्लान आपको नजर आएगा। ठीक है ना? लेकिन ये जो कड़ी है बीच की, इसको भी आप समझ लीजिए। इन दोनों में थोड़ा सा ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ जो जाके जब ये रिपीट होता है तो कुछ ऐसे विषय भी इसके अंदर आ जाते हैं जहां इनका जो है चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इनमें बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। तो कई बार कई कहते हैं कि 0 से 4 तक आइडिया प्लान और 5 और 6 वर्बल प्लान। वो अपनी जगह से ठीक कहते हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ नंबर 5 वर्बल प्लान। ठीक है, इसकी वजह यह है कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा शब्द है जो चेंज करने योग्य हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका जो ये शाब्दिक प्लान है ये चेंज हो जाएगा। किस में चला जाएगा? अंकन में या नोटेशन प्लान में चला जाएगा, और नोटेशन प्लान के रूप में कार्य करेगा आपका चरण कौन सा जी? 5। अब बात करते हैं चरण 6 की। देखिएगा, चरण 6, छठे चरण में आपको बोले तो छठे का मतलब हो गया, छठा चरण हो गया आपका चरण 7, और उसका नाम है संश्लेषित संख्याओं का शीर्षक। इसको तो हमने कर लिया था। उसके बाद था उल्टा अनुवाद करके शीर्षक। उल्टा अनुवाद करके शीर्षक जो है हमारे पास था S1:524। ये हमें उत्तर प्राप्त हो गया इसका, स्टडी ऑफ यंगर चिल्ड्रन का। अब हमें ये देखना है कि क्या ये उत्तर सही है। तो आपके उत्तर की जांच करने के लिए उल्टा अनुवाद करके जो है शीर्षक प्राप्त करना या मिलान करना चरण 8 है। बोले तो चरण 9, नहीं तो चरण 8, क्योंकि 0 से शुरू हुआ तो 9 नंबर का, और ये देखने में आता आपका 8 नंबर का। ठीक है ना? तो अनुवादित जो है आपका उल्टा अनुवाद करके शीर्षक। ठीक है ना? अब इसका अनुवाद हम करेंगे तो हम देखेंगे कि एस क्या है। एस, एस आपका साइकोलॉजी। एस क्या है? साइकोलॉजी। एस आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। अब बात करते हैं हम S1 का। पहले S को लिया, दूसरे राउंड में S1 को लिया। S1 ये भी बिना किसी चिन्ह के, इसका मतलब व्यक्तित्व है। ठीक है, 1 के नंबर देखेंगे तो 1 क्या हो गया? चाइल्ड साइकोलॉजी। 1 का तो हो गया चाइल्ड और साइकोलॉजी। उसके बाद में बात देखते हैं हम S1 कोलन बराबर, तो ये क्या है जी? आपका एनर्जी। क्या है जी? एनर्जी कोलन का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं S1 कोलन 524। चाहो तो हम 5, 2, 4 को अलग अलग भागों में भी बांट सकते हैं। यहाँ मैं सीधा निकाल रहा हूँ 524। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले
हमारे पास क्या था, ये 524 किसका है, एंगर का, एंगर, फिर चाइल्ड, और फिर साइकोलॉजी। ठीक है, अब मैंने ये कहा था कि इसके अंदर कनेक्टिव तो हमें जोड़ने ही पड़ेंगे। जब इसमें मैंने कनेक्टिव जोड़ दिया, स्टडी ऑफ, कनेक्टिव मैंने जोड़ा है, स्टडी ऑफ क्या जी, एंगर, चाइल्ड, साइकोलॉजी। तो आपका क्या बन गया, स्टडी ऑफ एंगर, चाइल्ड, साइकोलॉजी, जो किससे जुड़ा हुआ है, वो का वो वापिस आ गया। ये होता है उल्टा अनुवाद करके आपके शीर्षक की जांच करना। ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रायोगिक वर्गीकरण के 9 चरणों को हमने स्पष्ट किया। इसमें यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से या हमारे चैनल पर कमेंट करके आप पता कर सकते हैं। और अगर ऐसी ही क्लासें आपको सीखनी है, ऐसी क्लासें आपको जाननी है, तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। हम अच्छे से अच्छा जो सिलेबस आपको देने की पूरी जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैंने डाले हैं आपके लिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए लिए हैं कि आप कितने जो है पढ़ते हैं, कितने आप जो है बुद्धिमान हैं। इसके लिए हमने यहाँ कुछ प्रश्न डाले हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने वर्गीकरण के कितने चरण बताए हैं? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने वर्गीकरण के कितने चरण बताए हैं? तो अभी आज की ही क्लास में हमने जो है ये लिए हैं कि 2 चरण, 4 चरण या 9 चरण या 5 चरण। ये जो प्रश्न है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि इसके सही उत्तर क्या होंगे। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आपका, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में एक विषय का केंद्रीय अंतर्भाग क्या होगा? द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में एक विषय का केंद्रीय अंतर्भाग क्या होगा? तो इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि देखिए PMEST ये सबके सब हमेशा P पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? व्यक्तित्व पर निर्भर होते हैं। ठीक है, किस पर निर्भर होते हैं? व्यक्तित्व पर निर्भर होते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा जो ग्रहता होती है वो क्या होती है? T की होती है, और सबसे कम जो ग्रहता होती है वो P की होती है। इसका क्रम ये होता है जी, सबसे ज्यादा T की, उसके बाद S की, उसके बाद E की, और उसके बाद M की, और सबसे कम होती है वो P की ग्रहता होती है। इसलिए जो है केंद्रीय अंतर्भाग होता है, जिसको ढूंढना बहुत कठिन होता है, अंदर का भाग होता है, अंदर पकड़ के लाने में दिक्कत होती है ना, तो सबसे अंदर का भाग होता है वो आपका क्या होगा? यहाँ P अर्थात व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व को P से दर्शाते हैं, ऊर्जा को E से दर्शाते हैं, पदार्थ को M से दर्शाते हैं, और काल को T से दर्शाते हैं। तो व्यक्तित्व या P इसका उत्तर होगा कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में एक विषय का केंद्रीय अंतर्भाग क्या है? तो केंद्रीय भाग है वो आपका व्यक्तित्व है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक वर्गीकरण के किस चरण को वैचारिक स्तर कहा जाता है? तो चरण 5, चरण 6 व 7, चरण 2 व चरण 0 से 4। ठीक है ना। तो भाई आपको पता है कि प्रायोगिक वर्गीकरण में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इनकी 3 विभाजन किए हैं, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान। आइडिया प्लान में 0 से 4 तक को रखा है। ठीक है, वर्बल प्लान में 5 को रखा है, और नोटेशन प्लान में जो है 6, 7 और 8 को रखा है। तो यहाँ जो देखिएगा 6 और 7 को रखा है, सॉरी 8 उल्टा अनुवाद करके है। तो यहाँ पूछा हमें किसका? कि वैचारिक स्तर। वैचारिक स्तर का मतलब हो गया आइडिया प्लान, और आइडिया प्लान आपको जैसा पता है 0 से 4 तक, 0 से 4 तक आइडिया प्लान, 5 नंबर वर्बल प्लान, 6, 7 नोटेशन प्लान। तो आपका उत्तर हो गया आइडिया प्लान। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायोगिक वर्गीकरण करते समय किस पृष्ठ का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? आज की क्लास में ही मैंने आपको बताया है। ठीक है ना।
तो इसको आप ध्यान से क्लास को देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप देंगे। मेरी क्लास में आपको बहुत बार ये प्रश्न का उत्तर नजर आएगा, इसलिए ये प्रश्न जो 4 नंबर है मैं आपके लिए छोड़ता हूं। प्रश्न नंबर 5, पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कार्ड, पेपर या कपड़ा, चमड़ा, बकरम या कागज का आवरण लगा होता है, ऐसे ग्रंथों को क्या कहा जाता है? भाई ग्रंथ तो देखे हैं, सामान्य प्रश्न है। ऐसे ग्रंथों को क्या कहा जाता है? पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कार्ड, पेपर, कपड़ा, चमड़ा, बकरम या कागज का आवरण लगा होता है, ऐसे ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ठीक है ना? तो भाई देखिएगा कि जिल्दबंद ग्रंथ, पुस्तक संस्करण, सुरक्षित ग्रंथ और मजबूत ग्रंथ। तो देखिएगा आवरण लगा है, क्या लगा है? आवरण। किसका? चाहे वो कार्ड का है, चाहे वो पेपर का है, चाहे वो कपड़े का है, चाहे वो चमड़े का है, और चाहे वो बकरम का है, और चाहे वो कागज का है, लगा तो आवरण है। और जिसके आवरण लग जाता है वो कैसा ग्रंथ होता है? जिल्दबंद ग्रंथ होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।